नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। और ये राजनीति है, न जाने कौन कौन से दिन दिखाती है। और देखा जाए तो बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है, क्योंकि ये जब तक वीडियो अपने साइट पे जाएगा हो सकता है तब तक बहुत कुछ वहाँ हो जाए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उस पर चर्चा ना करते हुए हम इंडिया गठबंधन के बारे में आते हैं सीधे। क्योंकि इंडिया गठबंधन अगर देखा जाए तो भाजपा के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया गया था। लगभग 400 सीटों पर एक उम्मीदवार उतारने की बात हुई थी। लगभग सभी दल इस पे सहमत भी थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू होते ही सभी विपक्षी दलों के कोई ना कोई नेता पैर अपने पीछे इंडिया गठबंधन से खींचने की शुरुआत कर दी। बंगाल में एंट्री होती राहुल गांधी की न्याय यात्रा की, उससे पहले ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं भैया, हम तो अकेले चुनाव में 42 सीटें लड़ने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन में हम हैं लेकिन बंगाल में अकेले लड़ेंगे, तो फिर इंडिया गठबंधन का फायदा क्या। केजरीवाल की पार्टी ने कहा कि दिल्ली का पता नहीं लेकिन पंजाब में तो हम अकेले जाएंगे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना का पता है आपको किस तरीके से बयान आ रहे हैं, 23 सीटों के बाद ही कोई कुछ करे, मुझे 23 सीटें चाहिए। वहां भी गठबंधन फंस रहा है। अखिलेश यादव से समझौता हो गया है, लेकिन प्रदेश के जो कांग्रेस नेता है वो नाराज बताए जा रहे हैं। और मौन समझौता अखिलेश यादव की पार्टी और कांग्रेस में पहले भी रही है। तो फिर इंडिया क्यों, यूपीए क्यों नहीं? क्योंकि अब तो वाम दल ही बचे हैं, एनसीपी ही बची है, जो पहले से ही इसके साथ घटक दल रहे हैं कांग्रेस के। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और लेकिन अब शायद वो क्योंकि यूपीए के खाते में इतने भ्रष्टाचार जुड़े हुए हैं कि शायद वो यूपीए नाम तो वापस उस पर आएंगे नहीं। हो सकता है कि इसी नाम को वो आगे बढ़ाएं या इसमें कुछ संशोधन करें। लेकिन देखिए, ये जो हश्र है ये पहले दिन से पता था कि ये होना है। लेकिन ये विपक्ष का हवाई किला इतनी जल्दी ढह जाएगा, शायद इसकी उम्मीद बहुत से लोगों को नहीं थी। लेकिन नरेंद्र मोदी अमित शाह को थी। हाँ, अमित शाह को थी और नरेंद्र मोदी जी को भी थी। लेकिन इसके संकेत कि ऐसा होने वाला है, इसके संकेत तब ज़्यादा मिल गए थे जब हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारा झटका लगा था। और आप देखिए कि जो इंडिया गठबंधन की बैठक थी विधानसभा चुनाव से पहले की, उसमें सभी नेताओं के जो बॉडी लैंग्वेज है वो देखिए, और बीजेपी से भिड़ने को की आतुरता देखिए। और लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान जब कांग्रेस ने पूरी तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान पे, तेलंगाना पे फोकस कर दिया और मिजोरम में भी गए थे राहुल गांधी, तो ये और इंडिया गठबंधन की कोई बैठक नहीं हो रही थी, कोई सीटों के बंटवारे पर चर्चा नहीं हो रही थी, तब भी नीतीश कुमार ने कहा था अखिलेश यादव से कैसे क्या हुआ ये सब हमने देखा नीतीश कुमार ने कहा था कि बिल्कुल कांग्रेस ध्यान नहीं दे रही है। जो लेफ्ट की रैली थी वो, जी, इस तरीके की चीज़ें सामने आई थी। अखिलेश यादव को अखिलेश बोल दिया था कमलनाथ ने। तो और उसके बाद देखिए परिणाम आ गए और कांग्रेस की करारी हार हुई। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, तो कांग्रेस का रुख वही रहा। अब आप देखिए कि कांग्रेस का रुख वही रहा, तो फिर जो गठबंधन के जो घटक थे उनका छिटकना लाजमी था। और आप देखिए कि उसके बाद जो इनकी एक ऑनलाइन बैठक हुई और एक बैठक भी हुई दिल्ली में भी, तो उसमें वो आप देखेंगे कि नेताओं की बॉडी लैंग्वेज, या जैसे नीतीश कुमार उठ के चले गए थे उस बैठक से, है ना, तो ये संकेत मिलने लग गए थे उस विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद कि कांग्रेस का कोई आधार नहीं है। कांग्रेस के साथ अगर गए तो नुकसान होना तय है, क्योंकि कांग्रेस खुद भी डूबेगी, दूसरे को भी ले डूबेगी। ये सबको स्पष्ट हो गया था और इसीलिए सब एक किसी ना किसी बहाने की तलाश में हो गए थे कि मुझे अब किनारे कैसे लगना है, मुझे इसकी तैयारी करनी है। नीतीश कुमार चूंकि अनुभवी राजनेता है, मजे हुए राजनेता है, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले तैयारी उन्होंने ही करी। पहले तो अपनी पार्टी का अध्यक्ष पद हासिल किया, उसके बाद वो जब फैसला लेने के लिए अधिकृत हो गए, हर चीज़ फैसला कर सकते हैं वो, और उनके फैसले को हर कोई मानेगा अध्यक्ष के, तो अब वो उसके बाद उन्होंने अगला कदम बढ़ा दिया है। लेकिन देखा जाए तो ये जो भी कुछ चल रहा है विपक्ष की राजनीति में, और डीएमके कांग्रेस के बीच भी चल रहा है तमिलनाडु में। जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बताया जा रहा है कि अलायंस हो गया है, लेकिन जो कांग्रेस के स्थानीय नेता वो उससे खुश नहीं है। तो ये गठबंधन, कि मुझे पता ही नहीं है। हाँ, गठबंधन अंततः ये बिखरेगा और यही इसका हश्र होना था। और आप देखिए कि ये गठबंधन सिर्फ एंड टाइम पर आकर अभी बिखर गया है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप इस गठबंधन का इतिहास देखिए। ठीक है, औपचारिक नाम इंडिया गठबंधन अभी दिया गया, लेकिन आप राष्ट्रपति चुनाव की आप ध्यान करिए।
राष्ट्रपति चुनाव में ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए थे, ये उम्मीदवार नहीं तय कर पाए। यशवंत सिन्हा को बस एक बलि का बकरा बना के सामने कर दिया गया। उसके बाद फिर कोई जो वो एनडीए के साथ चला गया, कोई किसी के साथ चला गया, तो वहां भी ये बिखराव आ गया था एंड टाइम पर। उपराष्ट्रपति चुनाव का ध्यान कीजिए, ममता बनर्जी ने एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से जगदीप धनखड़ जी का समर्थन कर दिया और भी विपक्ष में सेंध लग गई थी उस समय। आप देखिए जगदीप धनखड़ जी की क्या शानदार जीत हुई थी उपराष्ट्रपति चुनाव में, और वो भी एंड टाइम पर हुई थी, जबकि उस समय भी कहा गया था कि हम सब मिलकर लड़ेंगे और बस एनडीए का तो बाजा बजा देंगे। लेकिन क्या हुआ, अब आप देखिए कि जब प्रधानमंत्री के चुनाव की बात आई है, संसदीय चुनाव की बात आई है, तब भी एंड टाइम पर आकर यही हो गया। 400 दलों पर हम एक उम्मीदवार देंगे, बात कहना आसान है, आप आज तक 4 सीटों पर उम्मीदवार नहीं तय कर पाए एक। तो ये दिखाता है कि जो कह दिया जाता है आसानी से उसको कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है। और ये जितने भी नेता हैं, देखिए अगर देश का गठबंधन राजनीति के प्रति अविश्वास पैदा हुआ है तो उसके लिए सब नेता ही जिम्मेदार हैं। लगभग मुझे लगता है कि शायद पिछले 2 दशक से बिहार की सत्ता पर काबिज है नीतीश कुमार। बिल्कुल, गठबंधन 2005, हाँ जी, फरवरी 2005 से वो काबिज है। लगभग 2 दशक का समय हो गया है। तो अब आप देखिए कि बिहार की सत्ता में गठबंधन कोई भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते हैं, है ना। तो ये दिखाता है कि जो वो किस तरीके से पलटी मार लेते हैं, तो वो उनको जनता जानती है कि ये कब पलटी मार जाएंगे। अच्छा, उनको शायद ये जो उपमा है पलटू चाचा की या पलटी मार की, शायद उनको ये भाती भी है कि उनको पता है कि मेरी तो छवि ऐसी है, तो मैं अगली बार फिर पलटी मारने के लिए अधिकृत हूँ। तो अब आप देखिए कि ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी ने आप देखिए कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो इस तरीके की खबरें आई थी कि इंडिया नाम उन्होंने सुझाया, नीतीश ने विरोध किया। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरपर्सन बनाने का जो सुझाव था वो भी उन्होंने दिया, लेकिन गठबंधन धर्म उन्होंने नहीं निभाया। पीएम उम्मीदवार भी बनाने का, पीएम उम्मीदवार बनाने के बाद, तो ये सारे के सारे नेता ऐसे हैं जो कि गठबंधन धर्म नहीं निभाते। और आप इंडिया गठबंधन जो ये है, इसमें शामिल सभी दलों की सूची उठाकर देख लीजिए, सबका एक दूसरे को धोखा देने का इतिहास है। समय आने पर ये सभी अपने साथी दलों को धोखा देते रहे हैं, पाला बदलते रहे हैं। तो कुछ के कांग्रेस के खिलाफ लड़कर आगे बढ़ने का इतिहास है और कुछ कांग्रेस से टूटकर अलग पार्टी बनाए हुए हैं। बिल्कुल, तो ये सारे के सारे जब इस तरीके की हरकतें करते हैं, तभी देश ने 2014 में गठबंधन राजनीति को अलविदा कह दिया था। और वर्तमान जो परिदृश्य है, आप कितने सर्वे उठा के देख लीजिए या लोगों से बातचीत करके देख लीजिए, गठबंधन राजनीति को अपनाने को देश तैयार नहीं है। शायद इस जमीनी हकीकत का इन दलों को एहसास हो चुका है, इसीलिए अब ये सब किनारे होने की तैयारी में है कि हमको उन सबके साथ जाकर कोई फायदा नहीं है। हम अगर अकेले लड़ लेंगे, मान लीजिए डीएमके अगर वहां पर कांग्रेस में वहां पर तमिलनाडु में अगर अकेले लड़ ले तो शायद ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली या पंजाब में अकेले लड़ ले तो शायद ज्यादा सीटें पे लड़ेगी, ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। कांग्रेस को देकर कुछ मिलने वाला नहीं है, ये बात सबके समझ में आ चुकी है। तो इसीलिए एक और चीज समझनी होगी कांग्रेस के नेताओं को कि न्याय पहले गठबंधन में कर लो, उसके बाद न्याय यात्रा निकाल लो। तो ये जो यात्रा निकाली गई, इसमें भी आपने अपने देखिए, कब आप गठबंधन में होते हैं तो आपको एक साझा अभियान चलाना पड़ता है, साझा कार्यक्रम होते हैं। अब आप अपनी ढपली अपना राग की तर्ज पर आप अपना न्याय यात्रा लेकर निकल पड़े, आपके जो सहयोगी दल हैं उनको किसी को पता नहीं है आप कहाँ जा रहे हैं, और अनुमति भी एंड टाइम पे मांगी जा रही है। अब वो जिस समय बैठ के सीट बंटवारे पे चर्चा होनी चाहिए, रणनीति पे चर्चा होनी चाहिए, उस समय आप न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी को करना क्या है, वो राजनीति क्या कौन सी कर रहे हैं, ये बात शायद वो खुद भी नहीं समझते हैं। मोदी से भिड़ते भिड़ते वो जाके हिमंत बिस्व शर्मा से भिड़ने लग गए हैं। तो वो असम के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, पहले ये तय कर लें, उसके बाद आगे की राजनीति करें। तो ये देखिए सारा का सारा जो जब उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, सिद्धांत नहीं है आपके पास, नीति नियत स्पष्ट नहीं है आपकी, तो इस तरीके का भटकाव आएगा ही। और जब भटकाव आता है तो बिखराव होगा ही। और ये जो हवाई किला था, ये कह सकते हैं कि बड़बड़ाकर गिरना ही था, लेकिन इतनी जल्दी गिर जाएगा शायद इसकी कल्पना बहुत से लोगों को नहीं थी। हालांकि आपने कहा कि मोदी जी और अमित शाह जी को बिल्कुल। और जून का वो महीना याद कीजिए जब पटना में 23 तारीख को बैठक बुलाई गई थी इंडिया गठबंधन की, और उस समय इंडिया गठबंधन खैर नाम भी नहीं था, नीतीश कुमार ने उसकी अगवानी की थी। तो सर आप तो राजनीति के पुराने जानकार हैं, तो 1997 की बात है जब यूनाइटेड फ्रंट चंद्रबाबू नायडू ने बनाया था और भाजपा के खिलाफ बनाया था, और वाजपेयी जी का सबसे पहले समर्थन करने वही पहुंच गए थे। जी बिल्कुल।
आज वही चीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि नीतीश कुमार क्या करेंगे, अभी आधिकारिक तौर पर वो भाजपा के साथ नहीं आए हैं, लेकिन इतना तय है कि इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगे, क्योंकि केसी त्यागी ने कह दिया है कि इंडिया गठबंधन का पतन निश्चित है। कांग्रेस ने बार बार नीतीश कुमार का अपमान किया है जी। तो क्या वही परिस्थिति दिख रही है आपको? देखिए वही परिस्थिति है और घूम फिरकर ये और नीतीश कुमार ये काम पहले भी कर चुके हैं। पहले भी उन्होंने पलटी मारी थी 2014 के इलेक्शन से पहले। वो एनडीए छोड़ गए थे, लेकिन इलेक्शन के बाद वो फिर परिस्थितियां बदली, वो आ गए, फिर भाग गए, फिर आ गए। तो ये सब चलता रहता है। चंद्रबाबू नायडू राम लहर पे सवार है मोदी जी। बीजेपी का अंडर करंट जो कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 400 पार आराम से होगा जी। फिर नीतीश कुमार की जरूरत क्यों है? देखिए नीतीश कुमार के जरिए इंडिया गठबंधन को ढहाना है। इंडिया गठबंधन जो है वो एक राष्ट्रीय स्तर पर उभर रहा था। उसमें ये कहते थे कि 28 दल हमारे साथ हैं, हो सकता है कि 28 की जगह उसमें और 10 जुड़ जाते हैं, 38 हो जाते हैं। हालांकि प्रफुल्ल पटेल ने बताया था कि ये जो वहाँ पर पहली बैठक हुई थी पटना में, उसमें 14 पार्टियां ऐसी थी जिनका एक भी सांसद नहीं था। तो ये हवाई सारे के सारे जो तथाकथित स्वयंभू अपनी अपनी पार्टियों के अध्यक्ष हैं वो वहाँ पर पहुंचे हुए थे। ऐसे 27-28 दलों का गठबंधन था ये। लेकिन अब आप देखिए कि ये 27-28 जो नंबर होते हैं ना, ये नंबर मैटर करते हैं। लोगों के बीच में एक मैसेज आता है कि 28 पार्टियां देश की एक साथ आ गई हैं तो एक बड़ी चुनौती मिलने जा रही है। लेकिन अब क्या मैसेज है जनता के सामने, अब क्या मैसेज है देश के सामने कि ये तो सारे के सारे सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर इकट्ठे हुए थे, लेकिन जैसे ही सत्ता स्वार्थ हावी हुए सब के सब भाग गए एक दूसरे का साथ छोड़कर। तो ये दिखा रहा है कि बीजेपी को भले ही नीतीश कुमार का साथ लेने से कुछ बिहार में नुकसान हो जाए या कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो बिहार में, लेकिन देश में एक फायदा हुआ है कि एक जो गठबंधन उभर रहा था और जिस गठबंधन की नींव पटना में पड़ी थी वो पटना में ही स्वाहा हो गया। पटना की घटना को पटना में ही स्वाहा कर दो। जी। खैर सर, चूंकि हम जनवरी के लास्ट में है सर, फरवरी है, इसके बाद मार्च के शुरुआती सप्ताह में ही घोषणा भी हो जाएगा चुनाव का सर। तो एजेंडा इस चुनाव में आपको क्या दिख रहा है कि देश इन चुनाव में किन मुद्दों पर आगे बढ़ेगा, किन मुद्दों पर वोटिंग की जा सकती है, किन मुद्दों को भाजपा की तरफ से उठाया जाएगा, किन मुद्दों को विपक्ष की ओर से उठाया जाएगा? देखिए एक तो मैंने वोटिंग की आपने बात करी थी, एक आंकड़ा मैं देख रहा था चुनाव आयोग ने जारी किया, 98 करोड़ मतदाता हैं जो कि इस बार 24 में मतदान करने जा रहे हैं। रिपब्लिक डे की झांकी थी उसमें भी उसका प्रदर्शन किया गया जी था। जी। तो देखिए मुद्दे तो अब बीजेपी ने अपना तो सेट कर दिया है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। और एक चीज़ हमको और समझनी पड़ेगी कि जैसे हम खासतौर पर जब जाते हैं ग्राउंड पर तो हम देखते हैं कि जो सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। तो एक तो क्या होगा, हमको समझना पड़ेगा कि ये जो सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चल रही होती हैं ये चुनाव परिणाम को डिसाइड नहीं करती हैं। पहली बात हमको ये समझनी पड़ेगी, हमको लगे कि नहीं उसको तो इतने ज़्यादा लाइक मिल गए हैं या उसको इतने ज़्यादा लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, तो हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वो जनमत नहीं है। जनमत है वो जो गाँव में बसता है, वो जो शहरों में बसता है, जिसको कि लाभ मिल रहा है योजनाओं का या नहीं मिल रहा है, उसने जाकर वोट देना है और तब डिसाइड होगा परिणाम का। लेकिन एक चीज़ हमको स्पष्ट है कि ये बात सभी मानते हैं कि ठीक है कि बहुत से लोगों को लगता होगा कि उनकी जो मांगें थी पूरी नहीं हुई हैं या उनको सभी लाभ नहीं मिले हैं। लेकिन एक चीज़ सभी जानते हैं कि जो एक निराशावाद का दौर था उससे भारत बाहर निकला है। जो नीतियों में अस्पष्टता थी वो उससे भारत बाहर निकला है, नीतियाँ स्पष्ट हुई हैं। जो भारत की छवि थी एक प्रबल और कह सकते हैं कि मजबूत होते देश की बन रही है। हम आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसमें ये बात बच्चे बच्चे को पता है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर कदम बढ़ा दिया है। ये बात देश के हर नागरिक को पता है कि भारत इस समय एक संकल्प लेकर चल रहा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। और विकसित राष्ट्र के लिए जो संकल्प यात्रा है देश के कोने कोने तक पहुंची है, तो जिस एक मैसेज गया है। अब आप देखिए कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर जिस तरीके से आम नागरिक उस उद्देश्य के साथ जुड़ा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा। राम लहर तो है, लेकिन एक देश को आगे बढ़ाने का जो संकल्प एक निजी संकल्प के तौर पर हर व्यक्ति ने लिया है, मुझे लगता है कि शायद ये संकल्प भी, क्योंकि ये संकल्प यात्रा देश के दूर दराज इलाकों में पहुंची है, शहरों में पहुंची है, गाँव में पहुंची है, ब्लॉक स्तर पर पहुंची है, पंचायत स्तर पर पहुंची है,
तो इसका एक फायदा मुझे लगता है कि शायद होने वाला है। इससे बीजेपी ये जो संकल्प यात्रा पहुंची है ना, इसमें देखिए दो चीजें हैं। एक तो आपको आगे का संकल्प दिलाया गया है, एक अभी तक क्या हुआ है ये जनता को बताया गया है। तो जनता तक सरकार की उपलब्धियां पहुंची हैं और प्रचार सरकार का बहुत अच्छे तरीके से चला है इस यात्रा के माध्यम से। और सिर्फ इस यात्रा के माध्यम से चला हो ऐसा नहीं है। अब आप देखिए कि समय समय पर जिस तरीके से देश को एक साथ लाने के लिए, किसी भी बड़े काम में देश को एक साथ लाने का जो एक प्रकल्प लिया जाता है, उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। अब आप देखिए राम मंदिर बना है, राम मंदिर बना है तो इसमें आप देखिए कि देश के बड़े बड़े तीर्थ स्थलों से मिट्टी लाई गई है और वो वहाँ से मिट्टी कौन लेकर आया, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो सब उसका एक अभियान चला उस मिट्टी को लाने के लिए। देश की जो सभी नदियाँ हैं, सागर हैं, यहाँ तक कि विदेशी नदियों से भी जल लाया गया, पवित्र जल जिससे रामलला को स्नान कराया गया, इसके लिए अभियान चला। इससे बड़ी मात्रा में लोग जुड़े। अभी जो अक्षत यात्रा, अक्षत जो वितरण कार्यक्रम था, उससे बड़ी संख्या में लोग, स्थानीय लोग जुड़े। यहाँ तक कि हमने देखा कि जो किन्नर समाज के लोग हैं वो भी इस अभियान से जुड़े, जगह जगह जाके संपर्क किया। जो अक्षत लोगों के घर घर तक पहुंचाया, तो घर घर तक जाकर राम नाम पहुंचाया है बीजेपी ने। राम नाम खैर पहुंचाने की बात नहीं है, सब भी जपते हैं, लेकिन फिर भी एक इसके माध्यम से बीजेपी घर घर तक पहुंची है। तो अभियान लगातार चल रहा है और मैं मानता हूं कि शायद विकसित भारत संकल्प जो है वो इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होते जा रहा है। क्योंकि हम अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं, सिर्फ बात ये नहीं है, हम अगले 25 साल बाद भारत को कैसा देखते हैं, शायद जनता इस बार इस पर वोट करेगी। बिल्कुल। लेकिन हम अगर मुद्दे की बात कर रहे हैं तो आखिर में एक पॉइंट संक्षेप में जानना चाहूँगा सर कि जिस तरीके से बिहार की वर्तमान में स्थिति है, बिहार से ही एक मुद्दा उठा था जिसको खूब हवा देने की कोशिश कांग्रेस की ओर से और तमाम विपक्षी दलों की ओर से की गई थी, वो था जातिगत जनगणना का मुद्दा। जिसने कराया वो तो पाला बदलने की तैयारी में है। जी देखिए, क्या मुद्दा बनेगा वो? जी और उसका कुछ इम्पैक्ट देखिए। इम्पैक्ट तो जो मैसेज देना था नीतीश कुमार को अपने वोटरों को या तेजस्वी यादव को अपने वोटरों को, वो मैसेज उन्होंने दे दिया है। उनका एक ईबीसी वोट है नीतीश कुमार जी, का। वो मैसेज उन्होंने दे दिया है। लेकिन बीजेपी का स्टैंड इस पर क्लियर है। बीजेपी मुझे लगता है कि अभी इस पर आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो सबको एकजुट करने की बात कर रहे हैं। तो जाति के आधार पर बांटने का जो काम है वो उससे वो दूरी बनाए हुए हैं, तो वो उस पर आगे नहीं बढ़ेंगे। और क्योंकि कांग्रेस ने इस मुद्दे को हवा दी है तो वो बिल्कुल कतई नहीं आगे बढ़ेंगे और वो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि 2 ही जाति हैं, 4 जाति हैं। जी 4 जाति हैं, तो वो उन 4 जातियों की बात करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी जाति आधारित जनगणना भूल जाइए। अब यूसीसी का समय आने वाला है। शायद 4 या 5 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा यूसीसी का जो मसौदा विधेयक है वो पेश कर सकती है, उस पर चर्चा करके उसको पारित कर सकती है। एक उत्तराखंड के बाद असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि असम दूसरा राज्य होगा ऐसा करने वाला। तो मुझे लगता है ये सिलसिला शुरू होने वाला है। जाति आधारित जनगणना शायद पीछे छूटेगी, यूसीसी अब आगे आने वाला है। अच्छा, मंडल और कमंडल दोनों को साथ लिया गया बीजेपी की ओर से, क्योंकि राम मंदिर और फिर अगले दिन कर्पूरी ठाकुर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए कि मंडल कमंडल ही नहीं, शायद और भी ऐसी चीजें हैं जो अब देखेंगे। बजट आने वाला है, बजट के बाद जो मध्यम या जो हमारे गरीब आय वर्ग वाले हैं, जो गरीबी रेखा के दायरे में हैं, या मध्यम वर्ग है, या जो हमारी जो कह सकते हैं कि हमारे जो कंपनियां हैं, या जो उच्च आय वर्ग है, अभी सबको साधा जाएगा। थोड़ा सा और समय भी बचा है सरकार के बाद पास इस कार्यकाल का, तो मुझे लगता है कि शायद सबको साधने का प्रयास रहेगा। बिल्कुल, देखना दिलचस्प है कि आखिर होता क्या है। लेकिन एक चीज़ तो है कि होई वही जो राम रचि राखा। तो राजनीति में आगे क्या होगा वही होगा जो भगवान राम फिलहाल चाहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार का स्वीकार कीजिए। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।